राम मंदिर का जो मुद्दा है वो शायद उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों पर चल जाए, लेकिन संभल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनाधार डॉक्टर बर्क के साथ रहा है। और मुझे मेरा अपना एक अनुमान है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी एक पैटर्न या भाजपा का कोई भी इस तरीके का स्टंट शायद यहाँ पर काम न कर सके। संभल लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और संभल लोकसभा क्षेत्र में अगर बात की जाए तो तुर्क बिरादरी जिससे डॉक्टर बर्क साहब आते हैं उसका काफ़ी बड़ा जनाधार है। शिक्षा की बात नहीं होती, कभी रोजगार की बात नहीं होती, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं होती, हमेशा जाति धर्म के नाम पर ही यहाँ पे से चुनाव होता है हमेशा। और यही वजह है कि यहाँ लोग जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर जीत जाते हैं और सांसद बनने के बाद वो फिर जनता की तरफ को रुख नहीं करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। जहां सबसे पहले संभल समेत तमाम उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। यहां उत्तर प्रदेश की तमाम जो सीटें हैं उसको लेकर बात करने के लिए पत्रकारों का पैनल इस वक्त संभल लोकसभा सीट पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके के रुझान आने वाले समय में जो जनता की तरफ से रहने वाले हैं और क्या उनका अनुभव कहता है। यहाँ हम आपका तारुफ करा दें। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मुजम्मिल दानिश जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, भीषम सिंह देवल जो कि प्रिंट मीडिया से हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रदीप मिश्रा, दिलीप गुप्ता जी, राशिद मिर्जा, सनी गुप्ता, अरुण कुमार, तमाम ये वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जो मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि संभल लोकसभा सीट को लेकर आखिर उनका अनुभव क्या कहता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुजम्मिल दानिश। क्या लगता है 2024 को लेकर जो है किस तरीके से जो संभल सीट के समीकरण रहेंगे? इस तरह अगर संभल की बात की जाए, क्योंकि संभल एक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन लड़ाई समाजवादी के बीच जिस तरह से यहाँ भी चल रही है तो कहीं ना कहीं खैमे बटेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को टिकट देने के बाद पूरा भरोसा जताया गया है और हो सकता है पूरी मेहनत की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी इस मैदान में जीतेगी। किस पार्टी का यहाँ पर जो है बड़ा जनाधार जो है रहेगा आने वाले समय में? समाजवादी का। इसके अलावा कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको जो है कि आपका एक्सपीरियंस जो है क्या कहता है कि 2024 के चुनाव में संभल में किस पार्टी का जो है बड़ा जनाधार रहेगा? संभल लोकसभा सीट की बात की जाए तो संभल में 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अंतर बहुत छोटा था। केवल 5000 के लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीते थे। 2019 में गठबंधन में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 2.25 लाख वोट से हारी थी। अब इस बार उस तरह का गठबंधन नहीं है, सपा और बसपा अलग चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती इस बात की है कि दूसरी पार्टी के वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाती है। यदि वो समाजवादी पार्टी के यादव और बहुजन समाज पार्टी के दलित वोट में सेंध लगाती है तो बाजी भाजपा के हाथ में है। अपने परंपरागत वोट के सहारे अगर भारतीय जनता पार्टी रहती है तो डगर मुश्किल होगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता। क्या लगता है आपको जो है 2024 को लेकर जो है किस पार्टी पॉलिटिक्स का जो क्या जनाधार है? 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो कई खेमों में बटी है। और 2014 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से सतपाल सैनी जीते थे और इस समय तो पूरे देश का एक माहौल बना हुआ है, राम मंदिर का माहौल बना हुआ है। तो इस समय बिल्कुल परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से इस बार 2014 को दोहराया जा सकता है और बीजेपी यहाँ से क्लियर जीतेगी। क्या लगता है आपको 2024 को लेकर जो है किस पार्टी का यहाँ बड़ा जनाधार रहेगा? देखिए, ऐसा है, ये हमेशा से समाजवादी पार्टी का संभल लोकसभा क्षेत्र गढ़ रहा है। इसमें मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव जैसे दिग्गज नेता भी यहाँ से विजयी हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 3 बार के मुरादाबाद के सांसद रहे, 2 बार के संभल सांसद रहे। और सबसे बड़ी जो उनकी एक विशेषता है वो जिस बल पर चुनाव हमेशा जीतते हैं वो उनकी बिरादरी। संभल लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और संभल लोकसभा क्षेत्र में अगर बात की जाए तो तुर्क बिरादरी जिससे डॉक्टर बर्क साहब आते हैं उसका काफ़ी बड़ा जनाधार है। हालांकि और अन्य दल भी जो है वो यहाँ पर प्रभाव रखते हैं। जाट समुदाय है, उसके अलावा एससी वोट है, इसके अलावा और जो है ब्राह्मण वोट है। तो क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो शायद उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों पर चल जाए, लेकिन संभल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनाधार डॉक्टर बर्क के साथ रहा है। और मेरा अपना एक अनुमान है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी
एक पैटर्न या भाजपा का कोई भी इस तरीके का स्टंट शायद यहाँ पर काम न कर सके और डॉक्टर शफीकुर रहमान बड़ का अच्छा प्रभाव मेरे को यहाँ लगता है। क्या लगता है आपको 2024 को लेकर जो किस तरह का जो है संभल में किस पार्टी का जनाधार है? अभी तक समाजवादी पार्टी ने संभल से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वर्तमान सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को टिकट मिला है और जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि 2009 में परिसीमन हुआ, स्थिति बदली और 2009 में यही डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बसपा से सांसद बने। उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सिंह सैनी को 5174 वोटों से जीत दर्ज की। उसके बाद 2019 के चुनाव में फिर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को समाजवादी टिकट मिला, जहां सपा और बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस भी कहीं फाइट में थी नहीं, तो बीजेपी और जो है सपा के बीच में मुकाबला हुआ, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क को सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य जो भी दल जो रह गए उन सबका वोट उन्हें मिला। भाजपा का वोट अपनी जगह रहा, इसलिए 2.25 लाख वोटों से सीट जरूर हारी। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि बीजेपी ने, बसपा ने या अन्य किसी और दल ने कोई प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। अब बीजेपी की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ लगे हुए हैं। जो हमारी भाजपा की जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनामिका यादव, उन्होंने भी मजबूत दावेदारी अपनी पेश की है और चर्चा भी ये है कि महिला कोटे में संभल की सीट जाने की चर्चा है। तो वहीं अगर बात करें तो जो एक बाहुबली नाम है डीपी यादव, वो भी अपना दल से जो है संभल में ताल ठोके हुए हैं। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या हो सकता है कि संभल में मुस्लिम वोटों को रुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नया खेल खेलते, जैसे रामपुर जिले में किया था, एक सीट अपना दल को दे दी थी। यहाँ भी कहीं ऐसा ना हो कि अपना दल को सीट दे दी जाए और बाहर का कोई प्रत्याशी आए, जैसे नाम चल रहा है डीपी यादव, या पार्टी का ही प्रत्याशी रहे लेकिन सिंबल जो है अपना दल का रहे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने आप में बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के और क्षेत्र के बड़े चेहरा हैं। लेकिन जो टकराव होगा, बड़ा टकराव होगा, क्योंकि राम मंदिर का जो बरसों पुराना मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले हल किया है। और जो जुनून है इस समय हर किसी के ऊपर, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, राम मंदिर का जुनून सवार है। और आज की बात करें तो आज ज्ञान वापी का फैसला भी आया है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो हिंदू मतदाता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में कुछ अलग परिस्थिति जो है देखने को मिलेगी। 2014 की आप बात करें, 2014 में एक बड़ी मोदी लहर थी जो है, लेकिन आज वो स्थिति जो है नहीं है। कैसे आप जो है दावा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जनपद संभल में चारों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का कब्जा था। जो दो अन्य विधानसभाएं बिलारी और कुंदर की माई समाजवादी पार्टी के विधायक थे, तो शफीकुर रहमान बर्क को बीजेपी के कैंडिडेट से 5174 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा नहीं है। चलिए, यहाँ और भी कुछ पत्रकार हैं, क्या लगता है आपको 2024 को लेकर के जो है क्या पार्टी पॉलिटिक्स रहेगी? देखिए, बता दूं अभी आपको मैं कि संभल में अभी समाजवादी पार्टी ने जो अभी अपने उम्मीदवार उतारे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनको अभी चुनावी मैदान में उतारा है। तो हालांकि अभी किसी अन्य पार्टियों ने अभी अपना कोई यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो वर्तमान की परिस्थिति को देखा जाए तो उसमें डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की हालांकि स्थिति मजबूत लग रही है। लेकिन चूंकि मेरे अभी वरिष्ठ साथी राशिद मिर्जा जी और सनी गुप्ता जी ने जो बात कही है, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा इनसे भी सहमत हूँ। क्योंकि देश में इस समय राम मंदिर की जो लहर गूंजी उड़ रही है और लोगों में जुनून है इस बात को लेकर, वहीं जो ज्ञान वापी का ये फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटों का जो कहीं ना कहीं रुझान जो है बीजेपी की तरफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि संभल एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, चाहे यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी यहाँ सांसद रहे हैं और इसके अलावा राम गोपाल जी भी रहे हैं और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पे यहाँ से दूसरी बार यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिलहाल की स्थिति के अनुसार मुझे लग रहा है कि अभी तक वर्तमान में समाजवादी पार्टी का यहाँ पल्ला थोड़ा भारी मुझे नजर आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी का पल्ला यहाँ पर संभल सीट पर जो है भारी जो है नजर आता है पत्रकारों के पैनल के अनुसार। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर किस तरह का जो है इस सीट पर जो जनाधार रहने वाला है, इसको भी बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो है इस सीट पर क्या रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो गढ़ कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो अभी तक ये चर्चा ही नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से कौन चुनावी मैदान में उतरने वाला है। कोई बड़ा और भारी चेहरा आता है तो बहुजन समाज पार्टी मुख्य मुकाबले में नजर आएगी, अन्यथा जो आज के हालात है उसमें बहुजन समाज पार्टी मुकाबले से बाहर नजर आती है। हालांकि उसका अपना वोट बैंक उसके साथ है और उसी के दम पर उसका प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। जनता के कौन से ऐसे मुद्दे जो है भारी पड़ सकते हैं इस चुनाव में, जो आपको क्या लगता है? संभल की बात की जाए तो संभल में विकास की राजनीति होती नहीं है और विकास के मुद्दे तब पीछे रह जाते हैं जब जाति और धर्म की बात होती है। पिछले सारे चुनाव इसी तरह होते चले आए हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की बात की जाए तो उनकी बात की जाए, उनकी शख्सियत की बात की जाए तो उनके बयानों को लेकर चर्चा की जा सकती है। उनके किए काम की अगर बात की जाए तो काफ़ी देर तक सोचना पड़ेगा कि संभल में क्या उन्होंने किया है। इसी तरह बाकी नेताओं के साथ भी है। तो संभल में विकास और मुद्दों की राजनीति नहीं होती है, जाति और धर्म की राजनीति होती है। तो उसी तरह का माहौल कुछ इस बार भी नजर आ रहा है।
विकास से बाहर जो जाति और धर्म की राजनीति की बात इस सीट पर जो की जा रही है, क्या लगता है कौन से मुद्दे इस चुनाव में जो है आपको लगता है कि भारी पड़ने वाले हैं? शहर संभल बहुत पुराना है, लेकिन अगर ख़ास मुद्दों की बात करें तो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भीष्म देवल साहब ने बताया था कि विकास कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ धर्म और आस्था से जोड़कर करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर राम मंदिर बना है, इधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के डॉक्टर शफीकुर रहमान मांग करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि संभल चाहे यहाँ के कोई भी राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो कोई भी अभी तक इस तरह का विकास संभल में नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिस तरह से संभल में देखा जाए यहाँ का रेलवे लाइन है, उसकी बजट को लेकर लगातार जब भी आता है लोग कोशिश करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इस टाइम सबसे बड़ा जो देश की आज़ादी के बाद जो रेलवे लाइन है उसकी मांग करते हुए लोग कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हुआ। कॉलेज को जो है यहाँ पे इस तरह के नहीं है। एजुकेशन को देखा जाए तो और भी व्यापार को देखते हुए कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे गौर किया जाए। लेकिन फिर जब कहीं ना कहीं वोट की बात आएगी तो वही आस्था और उससे जोड़ते हुए लोग वोट देंगे। तमाम मुद्दे यहाँ पर तमाम कई मांगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केवल संभल सीट पर जाति और धर्म के अलावा कोई दूसरी बात जो है नहीं नजर आती है। क्या लगता है आपको जो है 2024 में जो है जनता के मुद्दे कौन से बड़े रहने वाले हैं? मेन तो जैसे मेरे साथी ने बताया, मुजम्मिल दानिश ने, जो रेलवे का मुद्दा है, आज़ादी के बाद से संभल एक ऐसा स्टेशन है जहां से गजरौला को कभी रेल लाइन जुड़ी नहीं। हालांकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 2 बार के एमपी संभल के रहे हैं, तो वहां कोई कोशिशें इस तरीके की नहीं हुई है कि हम लोगों को आज भी ट्रैवल, देखिए आप, जितना माल यहाँ से हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई नगरी है, तमाम लोग यहाँ से आज भी अपना जो है बसों में या अन्य संसाधनों के ज़रिए से दिल्ली अपना माल पहुँचाते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हमारी रेल लाइन जुड़ जाती है गजरौला से तो हम दिल्ली से जुड़ जाते हैं और आसानी से यहाँ से जो माल था, जो किराया था, वो व्यापारियों को या अन्य लोगों को काफ़ी कम होता। तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को काफ़ी राहत मिलती। आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है। एमपी बहुत बने, भाजपा के भी बने, कांग्रेस के भी बने, समाजवादी पार्टी के भी बने, मुलायम सिंह भी बने, राम गोपाल भी बने, मगर संभल की रेल लाइन का मुद्दा आज तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि रोडवेज का मामला था, आज़ादी के बाद से आज तक संकीर्ण रास्ते में रोडवेज चल रहा है। इसके अलावा कोई खेल मैदान नहीं है। आप ये देखेंगे कि अमरोहा हमारा पड़ोस का जो ज़िला है, एजुकेशन के मामले में सर्वोपरि है। आज ये देखिए कितने के इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर संभल के नाम पे आप ये देखिए कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी एजुकेशन से पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें एजुकेशन पर जोर देना होगा और उसकी दूसरी बात यह है रोज़गार पर जोर देना होगा। तो हम एमपी और विधायक जो चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं ताकि जनता के काम में आए। और यहाँ पर होता क्या है कि हर बार वही मुद्दे रहते हैं कि विकास के नाम पर ये शून्य ही रहते हैं। तो ऐसे हालातों में लोग भावुक होके या जाति धर्म के नाम पे या किसी भी तरीके से वोट देकर अपना एमपी और एमएलए तो चुन लेते हैं, जब सरकारों में आ जाते हैं तो यहाँ के जो कठिन मुद्दे हैं उनको भूल जाते हैं। तो अब ये एक बड़ा प्रश्न है और ये शायद ये प्रश्न, मुझे ये लगता है कि बहुत सी सीटों पर आसपास की इसी तरीके के ये मुद्दे छाए रहते हैं और शायद ही ये मुद्दे हमेशा ही, मुझे ऐसा लगता है कि छाए रहेंगे। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे एमपी और विधायक को चुनना पड़ेगा जो संभल के क्षेत्र का विकास करें और हम लोगों के मुद्दों को आगे रखें। क्या लगता है आपको जो है संभल की सीट को लेकर क्या जनता के मुद्दे जो रहेंगे? मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पर मुद्दे गायब हो जाते हैं और धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। यहाँ पर विकास के नाम पर शून्य है। तमाम सरकारें आई लेकिन किसी ने भी संभल के विकास के बारे में नहीं सोचा। आज हम रोडवेज की बात करें, एक छोटी सी जगह में जो कि किराए की जगह है, वहाँ पर रोडवेज का संचालन हो रहा है, जहाँ से केवल मुरादाबाद के लिए बस है, अन्य के लिए नहीं है। रेलवे की बात करें तो संभल में रेलवे लाइन आकर के जाम हो जाती है। 75-76 साल आज़ादी को हो गए, किसी ने भी रेलवे लाइन को गजरौला तक नहीं बढ़ाया। अगर ये रेलवे लाइन बढ़ जाती तो निश्चित रूप से संभल का चहुमुखी विकास होता और शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि जो धनाढ्य लोग हैं उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और जो बेचारे नौजवान जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके सपने यही संभल की ज़मीन पर चकनाचूर हो जाते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है और जो भी प्रत्याशी आए उनसे हम चाहते हैं कि धर्म की राजनीति न करके संभल के विकास की बात करें ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ शिक्षित होकर उच्च पदों पर पहुँच सकें, ऐसी हम आशा रखते हैं। क्या लगता है आपको जो है 2024 के चुनाव में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जो कि जनता उठाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है? संभल का चुनाव कुछ मुद्दों पे तो होगा नहीं,
क्योंकि संभल का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रेलवे लाइन का है। सभी ने आपके सामने रखा, रेल आई या नहीं आई, गजलोला रेल लाइन जुड़ी नहीं जुड़ी, मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरी निगाह में यह है, संभल में मालगाड़ी आया करती थी, आखिरकार वो बंद क्यों हो गई। मुलायम सिंह यादव, उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उसका डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और भाजपा के सांसद सत्यपाल सिंह सैनी, ये सब सांसद रहे। इन्होंने कभी ये पता करने की कोशिश की कि चलो हम गजरोला रेल लाइन नहीं जुड़वा पाए, चलिए मानते हैं कि बजट की वजह होगी, नहीं हुआ। लेकिन मालगाड़ी जो संभल आया करती थी वो बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये नेता हैं। इन्होंने वो गाड़ी अगर चालू होती तो हो सकता था कुछ विकास के रास्ते खुलते, जो यहाँ से आलू बाहर जाता, मेहनता बाहर जाता, हैंडीक्राफ्ट बाहर जाता, कुछ भी जाता, किराया आता, उसका सरकार को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता, तो हो सकता था गजरोला रेल लाइन भी हमें मिल जाती है। लेकिन मालगाड़ी बंद होना और संभल के रेलवे लाइन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसकी बात ये भी है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क यहाँ रहे, मुलायम सिंह रहे, उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव रहे, लेकिन किसी ने हातिम सराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने की कोशिश नहीं की। 2014 में पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ, पहली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना गया। सत्यपाल सिंह सैनी ने उस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया। हालांकि रेल लाइन में नहीं जुड़वा पाए, लेकिन उन्होंने जो संभल से बिलारी होते हुए मुरादाबाद रेल लाइन जाती है उसका इलेक्ट्रीकरण जरूर करा दिया, उससे पहले वो भी नहीं था। तो मालगाड़ी चलनी चाहिए, कहीं ना कहीं किराया आएगा, मुरादाबाद के बाया आएगा, तो कहीं सरकार इसके बारे में सोचेगी। युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो संभल की सीट पर जो कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ पर संभल में, तो संभल में अभी मेरे वरिष्ठ जनों ने, सब साथियों ने जो बात रखी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर कभी शिक्षा की बात नहीं होती, कभी रोजगार की बात नहीं होती, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं होती। हमेशा जाति धर्म के नाम पर यहाँ पे से चुनाव होता है हमेशा। और यही वजह है कि यहाँ लोग जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर जीत जाते हैं और सांसद बनने के बाद वो फिर जनता की तरफ को रुख नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज संभल हमारा पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। यहाँ की छात्राएं हैं या छात्र हैं, सबको पढ़ने के लिए, हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। संभल में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसे कोई कॉलेज नहीं है कि यहाँ पर हम पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा मिल सके, ना ही यहाँ रोजगार के साधन है यहाँ पर। तो यही वजह है कि यह संभल पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर शिक्षा और रोजगार, दो चीज़ों को लेकर सबसे पहले यहाँ पर काम करना चाहिए। तो ये वो पत्रकारों का पैनल था जिनको 10 साल से लेकर अगले जो पिछले 30 साल की जो राजनीति संभल में रही है उसको लेकर के एक बड़ा अनुभव है, और किस तरह से वो जो संभल की राजनीति को देखते हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी राय भी रखी, और संभल के कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनकी आज भी जो है मांगे जो है चलती चली आ रही हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट जो है किया गया है कि संभल की राजनीति में जो है मुद्दों की बात भले से होती हो, लेकिन जब चुनाव पीक पर होता है तो संभल में केवल जाति और धर्म की बात उठकर सामने आती है। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।